जाति विहीन समाज की स्थापना मान्यवर कांशीराम। मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर में प्रथम विश्व दलित सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मान्यवर कांशीराम जी ने जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं आपको जाति विहीन समाज के निर्माण की दिशा में इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन करने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मुझे दुख है कि पार्टी के कार्यों में अति व्यस्तता के कारण मैं इसे अवसर पर दिए जाने वाले अपने भाषण को लिख नहीं पाया, इसलिए मैं सीधे ही आपसे मुखातिब हो रहा हूं। जाति का विनाश। सन 1936 में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से जाति विषय पर उनके द्वारा लिखे गए निबंध को मंडल के अधिवेशन में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उस अधिवेशन में बाबा साहेब अंबेडकर को वह निबंध प्रस्तुत नहीं करने दिया गया। वह निबंध बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है, जिसका शीर्षक था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अर्थात जाति का विनाश। 1962-63 में जब मुझे इस पुस्तक को पढ़ने का मौका मिला तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि शायद जाति का विनाश संभव है, लेकिन बाद में जब मैंने जाति व्यवस्था और जातीय आचरण का गहराई से अध्ययन किया तो मेरी सोच में परिवर्तन आने लगा। मैंने जाति का अध्ययन महज किताबों से नहीं, असल जिंदगी से किया है। जो लोग करोड़ों की संख्या में अपने अपने गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा अन्य बड़े शहरों में आते हैं, वे अपने साथ साथ और कुछ नहीं, केवल अपनी जाति को लाते हैं। वे अपने छोटे छोटे झोपड़े, छोटी छोटी ज़मीनें और मवेशी आदि सब कुछ पीछे गांव में ही छोड़ आते हैं और केवल अपनी जाति को साथ लेकर ही शहर की गंदगी, बस्तियों, नालों, रेल की पटरियों के किनारे बस जाते हैं। अगर लोगों को अपनी जाति इतनी ही प्रिय है तो हम जाति का विनाश कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैंने जाति के विनाश की दिशा में सोचना बंद कर दिया। आप लोगों ने जाति विहीन समाज की दिशा में बढ़ने के उद्देश्य से इस कन्वेंशन का आयोजन किया है। मेरा उद्देश्य भी एक जाति विहीन समाज की स्थापना करना है, लेकिन जाति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मात्र आपके चाहने भर से ही नष्ट किया जा सकता है। जाति को नष्ट करना लगभग असंभव है, तो हमें क्या करना चाहिए? जाति के निर्माण के पीछे एक विशेष उद्देश्य है। जाति का निर्माण बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया गया, इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य और स्वार्थ छिपा हुआ है। जब तक यह उद्देश्य अथवा स्वार्थ जिंदा रहता है, जाति का विनाश नहीं किया जा सकता। आप ब्राह्मणों अथवा स्वर्ण जातियों को इस प्रकार जाति विहीन समाज की पुनर्स्थापना के लिए कन्वेंशन, सम्मेलन, विचार गोष्ठी आदि आयोजित करते हुए नहीं देखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जाति का निर्माण इन्हीं वर्गों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया गया है। जाति के निर्माण के कारण केवल मुट्ठी भर स्वर्ण जातियों को ही फायदा हुआ है और 85% बहुजन समाज को पिछले हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान ही होता रहा है और वे अपमान और शोषण का शिकार बनते हैं। और अगर जाति के निर्माण से सवर्ण वर्गों को ही फायदा होता है तो भला वे इसके विनाश के लिए पहल क्यों करेंगे? इस तरह की कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन केवल हम लोग ही आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि हम जाति व्यवस्था के शिकार हैं। इसका फायदा पाने वालों को जाति के विनाश में कोई रुचि नहीं हो सकती, बल्कि वे तो जाति व्यवस्था को और अधिक मजबूत देखना चाहते हैं, ताकि जाति के आधार पर उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं भविष्य में भी जारी रहें। इस सभागृह में जो लोग बैठे हैं उनमें से अधिकांश शायद आज स्वयं परोक्ष रूप से जाति के शिकार न हों, लेकिन हम सभी का जन्म ऐसे लोगों अथवा समाज के बीच हुआ जो कि जाति के शिकार हैं। इसलिए हमें जाति के विनाश की दिशा में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम जाति के विनाश की बात कहते हैं तो इसके लिए भी हमें सर्वप्रथम जाति के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। जाति की अनदेखी अथवा उपेक्षा करके हम जाति का विनाश नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर जाति विहीन समाज का निर्माण करने की भावना हो सकती है, लेकिन इसके साथ भी सत्य है कि अभी निकट भविष्य में जाति के विनाश की भावना लगभग न के बराबर है। तो जब तक जाति का पूरी विनाश न हो जाए तब तक हमें क्या करना चाहिए? मेरा यह मानना है कि जब तक हम एक जाति विहीन समाज की
स्थापना करने में सफल नहीं हो जाते तब तक जाति का उपयोग करना होगा। अगर ब्राह्मण जाति का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं तो मैं उसका इस्तेमाल अपने समाज में के हित में क्यों नहीं कर सकता। अब है दोधारी तलवार। जाति एक दोधारी तलवार के समान है जो दोनों तरफ से टकराती है। अगर आप इसे एक तरफ चलाएं अपने हाथ को दाईं तरफ ले जाते हुए तो यह इस तरफ काटती है, अगर इसे आप दूसरी दिशा में ले जाएं हाथ को बाईं तरफ लहराते हुए तो यह दूसरी तरफ काटती है। तो मैंने जाति को दोधारी तलवार को इस तरह इस्तेमाल करना शुरू किया कि इसका फायदा बहुजन समाज को मिले और उच्च वर्ग को इसका फायदा पहुंचना बंद हो जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जाति के आधार पर ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC एंड ST के लोगों को उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिलाए। जाति का सहारा लेकर ही उन्होंने सन 1931 से 32 तक यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन जो कि ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, इन वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करवाई। लेकिन इस मुद्दे पर गांधी जी के आमरण अनशन के कारण इन वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार खोना पड़ा। अब है पृथक निर्वाचन। कई लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जिस तरह बाबा साहब आम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन के लिए संघर्ष किया उसी प्रकार का संघर्ष आप भी क्यों नहीं शुरू करते। आज तक मैंने अपना एक भी मिनट पृथक निर्वाचन के मामले पर खराब नहीं किया है। अगर पृथक निर्वाचन अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान भी संभव नहीं हो सका तो आज यह मेरे लिए किस प्रकार संभव हो सकता है। जबकि देश में मनुवादी समाज के लोगों का राज है, आज यह एकदम असंभव है। और मेरे विचार से मैं निजी मत प्रकट करूं तो यह व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को शामिल करना जाए और इस मानसिकता को दूर करने की भी आवश्यकता है। अब है जाति के विशेषज्ञ। बाबा साहब आम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति के हथियार का इस्तेमाल करने लायक बनाया था। इसी कारण वे ब्रिटिश हुकूमत से इन वर्गों के लिए कई सुविधाएं जुटाने में सफल रहे। लेकिन अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद केवल 3 लोग ही ऐसे रहे जिन्होंने जाति के हथियार को इस्तेमाल करने में महारत हासिल की है। सबसे पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरा व्यक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी जी और तीसरा व्यक्ति कांशीराम। तालियां। नेहरू ने जाति के हथियार को इतनी निपुणता और कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया कि बाबा साहब आम्बेडकर लगभग निस्सहाय से हो गए। नेहरू जाति के उपयोग में मनुवादी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की कला में पारंगत थे। उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भी जाति का हथियार चलाने और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उसका लगातार फायदा पहुंचाने के खेल में माहिर थीं। लेकिन आज अगर दिल्ली में किसी भी कांग्रेसी से पूछें कि क्या आपको जाति के इस्तेमाल से कोई फायदा मिल रहा है तो वह यही कहेंगे कि नहीं, हमें जाति का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मालूम कि किस तरह जाति से फायदा उठाया जा सकता है। यह तो सिर्फ कांशीराम को मालूम है कि किस तरह जाति का इस्तेमाल अपने हित में किया जा सकता है। फिर उसके बाद में सभागार में हंसी होती है। अगर आप ब्राह्मणों को जाति से फायदा उठाने से रोक सकते हैं तो वे जाति की इस तलवार का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचेंगे। मैंने जाति को दोधारी तलवार का इस्तेमाल अपने समाज के हित में करना सीख लिया है। जाति जो कि अभी हमें अपने लिए एक समस्या नज़र आती है, अगर हम इसका ठीक तरह से उपयोग करना सीख जाएं तो यह हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ बन सकती है। आज जो हमारी समस्या है वह केवल हमारे लिए अवसर भी बन सकती है, बशर्ते हम उसे ठीक तरह से अपने हित में इस्तेमाल करना सीख जाएं। अब है भारतीय शरणार्थी। हमें इतिहास से सबक सीखने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हमें बाबा साहब आम्बेडकर का मूवमेंट आगे बढ़ाने का काम और अधिक तेज़ी से करना होगा। 1932 में बाबा साहब आम्बेडकर ने दलित यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। 10 वर्ष बाद 1942 में उन्होंने दलितों के लिए पृथक बस्तियों की मांग उठाई, क्योंकि वे चाहते थे कि दलित समुदाय के लोग हिंदुओं पर किसी तरह से निर्भर न होकर पूरी स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करें। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज देश में लगभग 45 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर खेती होती है। हमारे समाज के लोग मेहनत करके फसल पैदा करते हैं, लेकिन जिन खेतों पर वे काम करते हैं उन ज़मीनों पर उनका मालिकाना हक नहीं होता है तथा वे मनुवादी ज़मींदारों के अन्याय और शोषण के शिकार होते रहते हैं। इस स्थिति से तंग आकर वे अपने गांव को छोड़कर रोजगार और सम्मानपूर्वक जिंदगी की तलाश में बड़े बड़े शहरों में आ जाते हैं तथा गंदी बस्तियों, पुलों के नीचे, नालों तथा रेल पटरी के किनारे और अन्य गंदे स्थानों पर जानवरों से भी ज़्यादा बुरी जिंदगी जीने को वे मजबूर हैं। इस संकट प्रवास के कारण लगभग 10 करोड़ लोग अपने अपने गांव, छोटी छोटी ज़मीनों
घर झोंपड़ों तथा मवेशी आदि को छोड़कर शहरों में आ गए हैं। आज से 10 वर्ष पहले देश में रहने वाली शहरी आबादी लगभग 5 करोड़ थी। आज यह संख्या 16 करोड़ है। यानी यह उस समय की आंकड़ा है जब वो मलेशिया के कुआलालंपुर में जब गए थे अपने संबोधन देने के लिए। ये लोग गंदे श्रमों, सड़कों आदि स्थानों पर रह रहे हैं। हम इन्हें भारतीय शरणार्थी कहते हैं। इन लोगों की समस्याओं के बारे में किसे सोचना चाहिए? भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा शहरी निवास मंत्रालय को इन लोगों की समस्याओं के बारे में हल ढूंढना चाहिए। भारत की सरकार इन 10 करोड़ लोगों के अतिरिक्त सभी के विकास के लिए कोई न कोई योजना बनाती है, लेकिन इन 10 करोड़ भारतीय शरणार्थियों की बुरी दशा पर कोई ध्यान नहीं देता। हमारे सालाना बजट में इन लोगों के लिए कोई पैसा नहीं रखा जाता। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के लिए कोई विशेष विभाग अथवा मंत्रालय नहीं है। हमारे यहाँ 1947 में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों तथा अन्य स्थानों से आए शरणार्थियों के लिए तो अलग अलग विभाग तथा मंत्रालय की व्यवस्था की गई तथा उन पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जाता रहा है, लेकिन अपने ही देश में शरणार्थी बने इन 10 करोड़ लोगों की ओर से किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता। चूँकि ये लोग अपनी ज़मीन, घर, मवेशी गाँवों में ही छोड़कर केवल अपनी जाति को साथ लेकर शहरों की तरफ आए हैं, इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया है। ये 10 करोड़ शरणार्थी भारत के मनुवादी शासकों के लिए एक समस्या है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन, एक बहुत बड़ी ताकत है। जिस जाति के आधार पर इन करोड़ों लोगों को अपमानित किया जाता गया है, पिछाड़ा गया है, उसी जाति का इस्तेमाल हम इन लोगों को अन्याय शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कर सकते हैं। आगामी नवंबर में दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हमने इन लोगों की मुक्ति के लिए भारतीय शरणार्थी आंदोलन चलाने की योजना बनाई है। मैं मात्र इस उम्मीद में खाली नहीं बैठा रहूँगा कि जाति एक दिन अपने आप समाप्त हो जाएगी, बल्कि जब तक भारतीय समाज में जाति जिंदा है तब तक मैं इसको अपने समाज के हित में इस्तेमाल करता रहूँगा। अब है मनुवादी प्रपंच। आइए अब मैं जाति का इस्तेमाल अपने हित में करते समय होने वाले अनुभवों के बारे में आपको बताता हूँ। आज मैं जाति के शिकार लोगों यानी बहुजन समाज को संगठित करके जाति को अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। मैं अपने समाज को अर्थात जाति का शिकार हुए लोगों को जाति की इस दोधारी तलवार को अपने हित में इस्तेमाल करने लायक बना रहा हूँ। आज हर एक मनुवादी पार्टी और नेता मेरे द्वारा जाति का इस्तेमाल किए जाने के कारण घबराए हुए हैं। इस कांशीराम चमत्कार को रोकने के लिए सभी मनुवादी दल कोशिश कर रहे हैं। पहले राजीव गांधी ने कोशिश की, फिर वीपी सिंह, नरसिम्हा राव आदि ने कोशिश की। आज वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन ये सभी लोग अपना खेल खेल रहे हैं और मैं अपना खेल खेल रहा हूँ। तालियां। बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में मान्यता प्राप्त करनी है। जाति से फायदा उठाने वाले मनुवादी लोगों ने इसे बनाया ताकि इसकी सहायता से वे दूसरों पर निरंतर राज कर सकें। उन्हीं लोगों ने आज तक इसे बचाए रखा ताकि उनके एक छत्र राज पर आंच न आने पाए। किसी व्यवस्था का निर्माण उसको बनाए रखने के बनिस्बत अधिक कठिन होता है। एक बार यदि आप कोई व्यवस्था बना देंगे तो उसको चलाना तथा कायम रखना अधिक मुश्किल काम नहीं है। यानी सर्वप्रथम पहला कोशिश है कि हम उसका निर्माण तो करें। अगर आप जाति को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको मनुवादी समाज को इसका फायदा लेने से रोकना होगा। जब तक फायदा उठाने वालों को जाति का इस्तेमाल करते रहने की छूट मिलती रहेगी तब तक जाति के शिकार लोग इससे पीड़ित रहेंगे। इसलिए आपको जाति के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा और मनुवादी व्यवस्था के अधिकारों को इसका लाभ लेने से रोकना होगा। आपको जाति को अनदेखी नहीं करनी चाहिए बल्कि इसके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। जाति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने के कारण ही बहुजन समाज पार्टी आज देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देश में कुल 70 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और हम 66 अन्य दलों से आगे हैं। आज केवल कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई ही हमसे आगे हैं। 1984 में जब हमने पार्टी बनाई थी उस समय दूसरी पार्टियां हमसे कहती थी कि बीएसपी केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेगी, लेकिन आज बीएसपी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा में भी मान्यता प्राप्त पार्टी बन चुकी है। यह देखकर सभी सवर्ण जातियां, मनुवादी समाज बेहद दुखी हैं और मैं भी खुश नहीं हूं। वे लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि बीएसपी अन्य राज्यों में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि बीएसपी देश के सभी प्रदेशों में मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं बन पाई है। मैं चाहता हूं कि बीएसपी देश के सभी राज्यों में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी एक मान्यता प्राप्त पार्टी बने। अब इस स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज निर्भर क्यों?
वर्ष 1997 में भारत के मनुवादी हुक्मरानों ने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने का फैसला किया। उनके लिए इस अवसर पर रंगरेलियां मनाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन देश का 85% बहुजन समाज को, जो कि आज़ादी के 50 वर्ष बाद भी आज तक दूसरों पर निर्भर है, उसके पास इस तरह की रंगरेलियां मनाने का कोई कारण नहीं है। आज भी हमारा समाज दूसरों के खेतों पर मजदूरी करता है, उनके लिए अपने खेत नहीं है। 10 करोड़ लोग अपने अपने गांव को छोड़कर शहरों में इसलिए आए हैं क्योंकि वे दूसरों पर निर्भर हैं। जब हमने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उस समय दलित पिछड़ों वर्गों के लोगों को दूसरे पर निर्भर थे। टिकट लेने के लिए वे मनुवादी दलों के पीछे आगे पीछे भागा करते थे। राजनीतिक पार्टियां कुछ और नहीं बल्कि टिकट छापने की मशीनें हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी एक ही मशीन बनाएं, एक ऐसी मशीन बनाई। इसलिए 14 अप्रैल 1984 को हमने बीएसपी पार्टी बनाई, यानी बीएसपी का गठन 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर गठित हुई। आज केवल प्लेटफॉर्म टिकट नहीं, मार्च 1985 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने 237 उम्मीदवारों को टिकट दिया। मैंने अपने उम्मीदवारों को बोला कि हमारे टिकट के प्लेटफॉर्म टिकट हैं और आप इन टिकटों की सहायता से लखनऊ नहीं पहुंच सकते हैं। उस समय हमारे टिकट पाने के लिए कोई मारामारी नहीं होती थी, लेकिन आज हमारे टिकट की बेहद मांग है। आज उत्तर प्रदेश में बीएसपी के प्रत्येक उम्मीदवार को 1 लाख से अधिक वोट पड़ते हैं। आज हमारे टिकट मात्र प्लेटफॉर्म टिकट नहीं रह गए हैं, बल्कि हमारा टिकट लेकर आप लखनऊ ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी पहुंच सकते हैं। आज हमारे टिकट के लिए इतनी मांग आखिर किस कारण से है? कांग्रेस ने बीएसपी को लोकप्रिय बनाया। 1984 के लोकसभा चुनाव के आधार पर चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 425 में से 410 सीटें जीती थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में उन्हें केवल 265 सीटें ही मिल सकी। बीएसपी की उपस्थिति के कारण 145 सीटों से हाथ धोना पड़ा। इस हानि से निराश और कुंठित होकर उन्होंने बीएसपी को चमारों की पार्टी कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की इस प्रचार से हमें निश्चित रूप से फायदा हुआ। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के चमारों में बेहद लोकप्रिय हो गई। 1985 के चुनाव में हम केवल 2% वोट मिले थे। 1989 के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत बढ़कर 9%, 1991 में 11%, 1993 में 20.6% हो गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमें 29% वोट मिले। हमने यह सब जाति के को अनदेखा करके हासिल नहीं किया, बल्कि हमने इसके अस्तित्व को स्वीकार करके और इसके अपने फायदे में इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में यह सफलता हासिल की। आज कांग्रेस जाति का फायदा उठाने में असमर्थ है और हमने जाति का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र का सबक। आज यहाँ महाराष्ट्र से आए कई लोग मौजूद हैं। मैंने इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है। अम्बेडकर मूवमेंट चलाने के लिए आधा सबक मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा और बाकी का आधा सबक मैंने महाराष्ट्र के महारों से सीखा। बाबा साहब से मैंने यह सीखा कि मूवमेंट किस प्रकार चलाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के महारों से मैंने यह सीखा कि मूवमेंट किस तरह से नहीं चलाना चाहिए। किसी मूवमेंट को चलाने के केवल यह जानना जरूरी नहीं है कि उसे किस तरह चलाया जाना चाहिए, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि उसे किस तरह से नहीं चलाया जाना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं कि मूवमेंट किस तरह से नहीं चलाया जाए तो आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि उसे किस तरह से चलाया जाना चाहिए। यानी हाँ और नहीं दोनों की आवश्यकता है। महारों ने जाति के हथियार को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना था कि अब वे बुद्धिस्ट हैं और वे महार नहीं रहे, लेकिन उसके साथ साथ वे महार की हैसियत से रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहे। उन्होंने महार से बौद्ध बने लोगों के लिए भी आरक्षण की मांग की। आप लोगों महारों ने जाति की बदबू को हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध धर्म में भी भर दिया। जाति हिंदू धर्म की वह सड़ी हुई दुर्गंध है जिसने पूरे विश्व को प्रदूषित कर दिया है। अब है आरक्षण के 100 वर्ष। 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा दलितों की शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा की गई थी। 26 जुलाई 2002 को हम आरक्षण के 100 वर्ष पूरा कर लेंगे। आरक्षण के लिए 100 वर्ष काफ़ी हैं। अब मैं यह अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अपने लोगों को आरक्षण लेने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को आरक्षण देने के लिए तैयार करो। हम दूसरों को आरक्षण देने लायक कैसे बन सकते हैं, यह बात कहना और समझना तो आसान है, लेकिन अमल में लाना मुश्किल काम है। आरक्षण देने लायक कौन होता है? केवल हुक्मरान ही दूसरों को आरक्षण दे सकते हैं। यहाँ तक कि खुद अपने समाज को लाभ पहुँचाने और उनके हितों की रक्षा के लिए आपको शासन जमात बनना होगा। इसलिए हमें इस देश का शासक बनने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें शासक बनना है, केवल यही एक उपाय है। लेकिन प्रश्न यह है कि जाति के शिकार लोग कैसे बन सकते हैं? MP MLA बनना जरूरी, यानी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अथवा अम्बेडकर मूवमेंट चलाना। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा जब वे जिंदा थे और नहीं उनको कभी सुना था। मैंने अम्बेडकरवाद को महाराष्ट्र के नेताओं से ही सीखा है। श्री
बाजीराव कांदले जो यहाँ नीली टोपी पहने मेरे सामने बैठे हैं उनमें से एक हैं जिन्होंने मुझे अम्बेडकरवाद की शिक्षा दी। अब जब महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी नेता टिकट के लिए एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं, मैंने उनसे पूछा कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एमएलए बनना या अम्बेडकर का मूवमेंट चलाना। मेरे विचार में अम्बेडकर का मूवमेंट चलाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने मूवमेंट चलाने का फैसला किया। यह ख्याल मेरे मन में भी आया था कि मूवमेंट को अच्छी तरह से चलाए जाने के लिए हमें भी एमएलए बनना चाहिए, लेकिन ज़रूरी सवाल यह था कि कौन सी पार्टी हमें ऐसे एमएलए देगी जो हमारा अम्बेडकर मूवमेंट भी चला सके। ऐसे एमएलए केवल हमारी अपनी पार्टी के जरिए ही बन सकते हैं, इसलिए मैं बम्बई छोड़कर लखनऊ आ गया। बाबा साहेब का समर्थन किस किस जाति ने किया? मैं भारतीय समाज में जाति की सच्चाई के विषय में गहन सोच विचार किया। मैं उन जातियों के बारे में अध्ययन किया जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थन किया था। उनके मूवमेंट का महाराष्ट्र में महारों ने, परिहा लोगों ने, तमिलनाडु में माला जाति ने, आंध्र प्रदेश में जाटुओं ने, उत्तर प्रदेश में और चंडालों ने पश्चिमी बंगाल में समर्थन किया। लेकिन जब बाबा साहब 1952-1954 के चुनाव में खुद ही जीत नहीं सके तो उनके समर्थकों ने सोचा जब बाबा साहब खुद ही नहीं जीत पाते हैं तो हम किस प्रकार चुनाव जीतकर एमपी एमएलए बन सकते हैं। उसके बाद मैंने बाबा साहब की चुनावी जीत के बारे में विचार किया। सन 1946 में बाबा साहब बंगाल के जैसोर और खुलना सीट से चुनाव जीते थे। यह कैसे हो पाए? इन दोनों क्षेत्रों में चंडाल लोगों की संख्या 52% थी। उन्होंने सोचा कि संविधान सभा में किसी और को भी भेजने के बजाय बाबा साहब को भेजा जाना चाहिए। बाबा साहब इसलिए जीत पाए क्योंकि चंडालों के पास अधिक वोट थे। महार, परिहा, जाटव, माला आदि जातियाँ चंडालू की तरह बहुत बड़ी संख्या में नहीं थीं, इसलिए वे सफल नहीं हो सके। इसी कारण उन्होंने अम्बेडकर मूवमेंट को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष जाति की शिकार हुई सभी जातियों के लिए था, लेकिन क्या महार, परिहा, माला आदि जातियाँ ही जाति की शिकार थीं? क्या मनुवादी सामाजिक व्यवस्था का शिकार केवल यही जाति थी? नहीं, केवल यही जातियाँ शिकार नहीं हैं। अब है जाति का शिकार 6000 जातियाँ हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1500 जातियाँ अनुसूचित जाति, 1000 जातियाँ अनुसूचित जनजाति और 3743 यानी 3743 जातियाँ अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इन जातियों की कुल संख्या 6000 से अधिक है। ये सभी जातियां हैं जो कि मनुवादी सामाजिक व्यवस्था की शिकार रही हैं। कोई काम शिकार हुआ है तो यानी कोई कम शिकार हुआ है तो कोई ज़्यादा, लेकिन शिकार सभी जातियां हुई हैं। तो क्या हम विषमतावादी शोषणकारी जाति व्यवस्था का मुकाबला करने के लिए इन सभी जातियों को संगठित नहीं होना चाहिए? इनमें से कुछ जातियों की संख्या बल अधिक है तो कुछ जातियों की संख्या बल कम है। अगर ये सभी जातियाँ आपस में टूटी रहती हैं तो सभी अल्पजन रहती हैं, लेकिन अगर ये जातियाँ आपस में भाईचारा पैदा करके संगठित हो जाती हैं तो यह बहुजन बन जाती हैं। इन लोगों की इस देश में जनसंख्या 85% है और यह अपने आप में देश की सबसे बड़ी शक्ति है। अब बहुजन समाज में आपसी भाईचारा पैदा होना जरूरी है। जिस समय बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई 14 अप्रैल 1984 को, उस समय देश में बहुजन समाज का निर्माण नहीं हुआ था। बहुजन समाज पार्टी तभी सफल हो सकती है जबकि बहुजन समाज बनाया जाए। इसलिए हमने जाति की शिकार 6000 जातियों में से आपसी भाईचारा पैदा करके बहुजन समाज बनाने का काम शुरू किया। पिछले 10 वर्षों में से उसमें से भी विशेषकर पिछले 5 वर्षों में हम केवल 600 जातियों को ही जोड़ पाए हैं, जो कि जातियों की कुल संख्या क्या केवल 10% है। केवल 600 जातियों को साथ जोड़ने भर से हमारी पार्टी आज देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अगर हम इनमें से 400 जातियां और जोड़ लें तो यह संख्या 1000 के करीब पहुंच जाएंगी। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी इस देश की पहले नंबर की पार्टी होगी। मैं अधिक बोलना पसंद नहीं करता, हालांकि मुझे बार बार बोलना पड़ता है। मैं स्वयं बोलना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा किए जाने वाले काम तथा उसके द्वारा सामने आने वाले नतीजे स्वयं बोलें। मैं अपने उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जो कई मुद्दों पर मुझसे सहमत नहीं है कि मैं शायद गलत हो सकता हूं, लेकिन आप मेरे द्वारा किए गए काम के नतीजों का आकलन करें, उनके बारे में आप क्या कहते हैं। इतनी सारी जातियों को जोड़कर एक मंच पर ला पाना एक बेहद मुश्किल काम था, इसलिए जोड़ने का प्रयास करने वालों की बहुत आलोचना भी की गई और उसे ऐसा संभव काम न करने की सलाह भी दी गई। लेकिन जब जोड़ने वालों ने अपना काम शुरू किया तो कोई भी ताकत उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाई। उसने जोड़ने का काम बहुत बखूबी के साथ किया। अगर आज तक 600 जातियों को जोड़ा जा चुका है तो भविष्य में और जातियों को क्यों नहीं जोड़ सकता है? अवश्य जोड़ सकता है। जाति का शिकार हुई सभी जातियों को एक साथ जोड़कर हम राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, पर कब्जा भी कर सकते हैं और देश का शासक बन सकते हैं। मास्टर चाबी पर कब्जा जरूरी है।
और वो मास्टर चाबी किस चीज़ को कहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे आप अपनी तरक्की और सम्मान के सभी दरवाजे खोल सकते हैं। महाराष्ट्र के हमारे साथी पिछले 25 वर्षों से महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बाबा साहब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि आप महाराष्ट्र में शासक नहीं बन पाए, आपके पास राजनीति की मास्टर चाबी नहीं है। सन 1989 में श्री राजीव गांधी लखनऊ आए और उन्होंने वहां आम्बेडकर यूनिवर्सिटी की नींव रखी। महाराष्ट्र में जहां एक और कांग्रेस पार्टी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने से साफ मना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर वहीं कांग्रेस पार्टी लखनऊ में आम्बेडकर यूनिवर्सिटी की नींव रख रही थी। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो आम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मांग भी नहीं की थी, यह मांग तो महाराष्ट्र के लोगों ने उठाई थी। यह उत्तर प्रदेश में क्यों पूरी की जा रही थी? कांग्रेस यूपी में आम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाने को इतनी उत्सुक क्यों थी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे थे, इसलिए शासक वर्ग उस मास्टर चाबी को यूनिवर्सिटी की आड़ में छिपाना चाह रहे थे। अब हंसी उत्तर प्रदेश में, यानी सभागार में हंसी का माहौल हो गया। अब उत्तर प्रदेश में सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करके हमने एक नहीं कई यूनिवर्सिटियां बनाई जिसके लिए महाराष्ट्र के लोग कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे। सन 1994 में हमने कानपुर में शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। 1996 में हमने महात्मा फुले यूनिवर्सिटी और बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाई। इसके अतिरिक्त दिल्ली के निकट नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए 200 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण भी किया। इसके अतिरिक्त हमने अपने महापुरुष को सम्मान देने तथा विकास के काम को और तेज करने के लिए यूपी में 17 नए जिलों की भी स्थापना की। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जाति का अपने हित में इस्तेमाल करके राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथ में ले सकते हैं और आप अपने समाज को आत्मसम्मान तथा तरक्की की ज़िंदगी मुहैया करा सकते हैं। हमारे समाज को अपना दलितपन छोड़ना होगा। मैंने अभी तक जाति के बारे में विस्तार से बोला है, अब मैं दलितों के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं भारत से बाहर कम ही जाता हूँ। मेरी पार्टी के लोग तथा अन्य साथी यह सोच रहे थे कि शायद मैं इस कन्वेंशन में शामिल होने के लिए न जा पाऊँ क्योंकि मैं भारत के दलितों की दुर्दशा देखकर बहुत अधिक दुखी हूँ, लेकिन मैं अधिक दुखी दलितों का दलितपन देखकर होता हूँ। दलितपन दलितों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। दलितपन एक प्रकार का भिखमंगापन बन गया है। जिस प्रकार कोई भिखारी कभी शासक नहीं बन सकता, उसी प्रकार बिना अपना दलितपन छोड़े कोई समाज शासक नहीं बन सकता। मांगने वाले हाथों को अपनी हथेली को ऊपर से नीचे की तरफ पलटते हुए मांगने वालों की बजाय देने वाला बनना होगा, यानी कि उन्हें शासनकर्ता जमात बनना होगा। अगर आप शासक नहीं बन पाते हैं तो हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं हो सकता, लेकिन दलित अथवा भिखारी रहते हुए आप शासक कैसे बन सकते हैं? इसलिए आपको अपना दलितपन छोड़ना होगा। अगर आप शासक बन जाते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल आप स्वयं कर सकते हैं। अब मनुवाद अन्य सभी वादों को नष्ट कर देता है। हमारे बुद्धिजीवी अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद में है। मेरा मानना है कि जिस देश में मनुवाद मौजूद है उस देश में कोई अन्यवाद सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अन्यवाद जाति की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यह बुद्धिजीवियों का फर्ज है और मेरा भी फर्ज है कि हम मनुवाद और जाति के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपने लिए स्वयं किसी वाद की रचना करें। मनुवादी समाज के लोग अक्सर बेरोजगारी की बात करते हैं। उन्हें लगभग 1 करोड़ बेरोजगार उच्च वर्ग के सवर्णों के रोजगार को लेकर बहुत अधिक चिंता रहती है, लेकिन ये लोग उन 10 करोड़ भारतीय शरणार्थियों को रोजगार तथा अन्य तकलीफ़ों को लेकर कोई चिंता नहीं दिखाते जो कि अनपढ़ और अकुशल हैं। इन 10 करोड़ लोगों के बारे में कोई भी पार्टी चिंतित दिखाई नहीं देती, लेकिन ये 10 करोड़ लोग हमारे समाज के लोग हैं, इसलिए केवल हमारी पार्टी ही उनके बारे में सोच सकती है। केवल हमारी पार्टी उनकी समस्याओं को हल कर सकती है। हम इस देश के शासक बनकर बहुजन समाज की सभी समस्याओं का हल आसानी से कर सकते हैं। 600 जातियों को आपस में जोड़कर उनमें भाईचारा पैदा करके आज हम देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं। 1000 जातियों को आपस में जोड़कर हम इस देश के शासक बन सकते हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि अगले 3 वर्षों में इस देश की शासन व्यवस्था की बागडोर हमारे हाथों में होगी और इस देश के हुक्मरान होंगे। अब है अंतिम कांशीराम चमत्कार। मैं अपने विचारों को दूसरे पर ज़बरदस्ती थोपने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ अनुभव बता रहा हूँ। इससे फ़ायदा उठाना न उठाना आपको अपने ऊपर निर्भर करता है। आप शासक बनकर या जाति विहीन समाज की स्थापना करने में सक्षम हो सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का यही हल मैं बता सकता हूँ। जाति का फ़ायदा उठाने वाले आखिर जाति को नष्ट करना क्यों चाहेंगे? जाति के शिकार हुए लोगों को ही यह काम स्वयं करना होगा।
शासक ही जाति व्यवस्था को समाप्त कर सकने में सक्षम हो सकता है। आप यह कह सकते हैं कि मैं असंभव की बात कह रहा हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मैंने हमेशा ही असंभव से लगने वाले कामों में हाथ डाला है और साथ ही साथ उनमें सफलता भी हासिल की है। इसी का नाम कांशीराम चमत्कार है। आज कांशीराम चमत्कार एक राष्ट्रीय स्वरूप अख्तियार करता जा रहा है, इसलिए मेरा आपको यही संदेश है कि आप सही सोच रखते हुए एक जातिविहीन समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि आप शासक बनकर ही जातिविहीन समाज की स्थापना कर सकते हैं। शासक ही एक नए समाज का निर्माण कर सकता है। जय भीम, जय भारत। यह कुआलालंपुर मलेशिया में प्रथम दलित कन्वेंशन को संबोधित जो है उद्बोधन था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हमने मान्यवर कांशीराम जी के विचार को जाना और जाति व्यवस्था के बारे में उनके विचार कितना तर्कपूर्ण भी थे और व्यवहारिक भी थे कि जिस चीज़ की दूर दूर तक समाप्ति का कोई असर नहीं दिख रहा हुआ हो और जो अमुक पक्ष उसका अपने अनुसार फ़ायदा उठा रहा हो, तो क्यों ना अपने हम दलित और शोषित जो वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान हेतु और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु जो समरसता पर टिकी हो, जो बहुलतावादी दृष्टिकोण को संप्रेषित करती हो, उसकी ओर हम आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।